बच्चों, आज हम 2025 के 346 जेटी सेट को हल करेंगे। ये इसका दूसरा भाग है और मैं इससे पहले जो है इसका एक भाग और बना चुका हूँ जिसमें हमने 3 घातक के प्रश्नों को हल किया था। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से उसे देख लीजिएगा। इस सेट में 4 का से शुरू करेंगे। तो 4 का में जो पहला प्रश्न दे रखा है बहुत आसान प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट है। सभी शिक्षक अपने अपने बच्चों को पढ़ाते हैं ये, ठीक है। इसमें कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसकी धारिता कैसे बढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो पहले तो आपको मालूम होना कि समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है। तो आइए देखते हैं। ये हमारा प्रश्न है 4 का, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि समांतर प्लेट संधारित्र होता क्या है। तो संधारित्र क्या होता है? संधारित्र एक ऐसी युक्ति होती है जो आवेश को संचित करती है। समांतर प्लेट संधारित्र क्या होता है? इसमें 2 समतल प्लेटें होती हैं जो एक दूसरे के समांतर रखी होती है। जैसे एक प्लेट ये है, ठीक है, और एक प्लेट ये है, ये एक दूसरे के समांतर रखी है। चाहो तो इसे ऐसे भी दिखा सकते हो। ये एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है। ये 2 प्लेटें हैं जो एक दूसरे के समांतर हैं और इन प्लेटों का क्षेत्रफल a है और इनके बीच की दूरी मान लेते हैं स्मॉल d है। इसमें क्या करते हैं कि एक प्लेट को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देते हैं और दूसरी प्लेट को हम जो है पृथ्वी से जोड़ देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा समांतर प्लेट संधारित्र बन जाता है। तो आप अगर समांतर प्लेट संधारित्र की परिभाषा लिखें तो क्या लिखें? इसमें इसमें मतलब समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में 2 समतल प्लेटें एक दूसरे से स्मॉल d दूरी पर स्थित होती हैं, पूर्ण विराम। प्लेटों का क्षेत्रफल कैपिटल A है, ठीक है। तो अगर हम ये मान लें कि प्लेटों के बीच एक k परावैद्युतांक का माध्यम है, यदि प्लेटों के बीच k परावैद्युतांक का माध्यम है तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र कितना होगा बच्चों? फार्मूला आपको मालूम होना चाहिए। E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन 0, ठीक है। जहां सिग्मा आवेश का पृष्ठ घनत्व है, ठीक है बच्चों। अब आप लोगों को मालूम है कि सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है? Q बटे A। तो अगर हम ये यहाँ पे मान रख देंगे तो E बराबर हो जाएगा Q बटे के एप्सिलॉन 0 A। ये हमारी जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई प्लेटों के बीच। ये संधारित्र जो है ये हमने बैटरी प्लस टर्मिनल से जोड़ा है तो इस पे प्लस आवेश आ जाएगा, ठीक है, और जो है इस पे जो है माइनस आवेश आ जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच जो वैद्युत क्षेत्र, इस पे प्लस Q आवेश और इधर ये माइनस Q आवेश। इस पे जो है हमारा इन प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र E है वो वैद्युत क्षेत्र E हमने कितना निकाल लिया? E बराबर Q बटे एप्सिलॉन नॉट A। अब हम इन प्लेटों के बीच विभवांतर निकालते हैं, ठीक है। अब आपको मालूम है कि प्लेटों के बीच वैद्युत विभवांतर कितना होता है? प्लेटों के बीच विभवांतर B बराबर होता है E इंटू
डी। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे ई का मान रख दें तो बी बराबर हमारा हो जाएगा, ई का मान हमने निकाला था क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी, तो ये बी आ गया। अब धारिता का सूत्र क्या होता है, धारिता सी वैद्युत धारिता सी बराबर होता है क्यू बटे बी, तो क्यू रहेगा, बी का मान ऊपर से रख दीजिए यहाँ से, तो सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, ये आपका आ जाएगा क्यू डिवाइड बाई बी, बी का मान कितना है क्यू डी बटे एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, तो क्यू से क्यू कट जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो सी बराबर तुम्हारी धारिता आ जाएगी के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी। ये हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है जब प्लेटों के बीच परावैद्युतांक के भरा हो। अब यदि मान लो एग्जाम में प्रश्न आ जाए कि प्लेटों के बीच कोई परावैद्युतांक नहीं भरा है, ठीक है, वायु है, ठीक है, तो आप लिख दोगे कि प्लेटों के बीच वायु या निर्वात है, तो के का मान हो जाता है 1, तो ये हमारी जो धारिता है वो सी 0 बराबर हो जाती है, के का मान रख देंगे, फार्मूला क्या था, सी बराबर के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, तो अब यहाँ पे के का मान क्या रख देंगे 1, तो ये केवल क्या बचेगा एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, ये हमने धारिता निकाल दी। ठीक है, अब आपसे इसी प्रश्न में पूछ रहा है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को बढ़ाते कैसे हैं। ठीक है, क्या लिखा है कि इसकी धारिता कैसे बढ़ाएंगे, तो इस पे इसके 3 तरह से बढ़ा सकते हैं धारिता जो है हम 3 तरीके से बढ़ा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, धारिता को वैद्युत धारिता को प्रभावित करने वाले कारक, ये समांतर प्लेट संधारित्र की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको फार्मूला मालूम है कि C बराबर होता है के एप्सिलॉन नॉट ए बटे डी, तो सबसे पहला पॉइंट बनेगा C प्रोपोर्शनल के। ठीक है, मतलब क्या लिखेंगे कि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ भर कर धारिता बढ़ा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट आप देखिए, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि आप जो है देख रहे हैं एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट होता है, आप क्या कर सकते हो C प्रोपोर्शनल A, मतलब प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर वैद्युत धारिता बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा पॉइंट अगर इसी से तुम देखो तो तीसरा पॉइंट हमें इसी से पता चल रहा है कि C प्रोपोर्शनल है 1/D, डी बटे में है ना, तो C प्रोपोर्शनल 1/D, क्या लिखेंगे, अतः प्लेटों के बीच दूरी, यहां पे उल्टा है ना 1/D, तो घटा कर वैद्युत धारिता बढ़ा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये मैंने आपको पूरा क्वेश्चन करके दिखा दिया। अगला प्रश्न है कि रेल की 2 पटरियां आपस में तथा जमीन से पृथक हैं, मतलब पटरियां आपस में भी नहीं टच करती हैं, जमीन से भी नहीं करती हैं, इनमें 1 मिली वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। जब इन पर एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है तो मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या होगा। ठीक है, दिया है कि पृथ्वी के क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.2 × 10⁻⁴ प्रति वेबर प्रति मीटर स्क्वायर है तथा पटरियां परस्पर 1 मीटर की दूरी पर हैं। ठीक है,
तो इसमें देखो ये क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो बड़ा डेंजर लगता है कि ये क्या बवाल है, रेल की पटरी है और पटरी के ऊपर ट्रेन चल रही है और मिलीमीटर जोड़ रखा है, ये बड़ा डेंजर लगता है। लेकिन इसे बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से न्यूमेरिकल हल होता है। बस आप केवल क्या करना है, इसको पढ़ना है, जो डाटा दिया है पहले उसे लिख लेना है और जो ज्ञात करना है उसे लिख लेना है। ठीक है, तो आइए देखो हम तुम्हें दिखाते हैं कि कैसे है। जैसे कि आपसे कहा गया है कि इसमें जो है एक ट्रेन जो है वो दौड़ रही है और पटरियों के बीच की दूरी जो है वो 1 मीटर है और उनके बीच में उन्हें जो है एक वोल्ट मीटर से जोड़ा गया है। तो वोल्ट मीटर से जब जोड़ा गया है तो जाहिर सी बात है कि वोल्ट मीटर से हम पाठ्यांक वोल्ट मीटर का पाठ्यांक जो है वो हमें विद्युत विभवांतर बताएगा, ठीक है, या विद्युत भाग बल बताएगा। तो हमें विद्युत भाग बल ही तो निकालना है, भाई वोल्ट मीटर का पाठ्यांक होगा। तो देखो इससे हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले आप लोग क्या करें कि दिया क्या क्या है वो लिख लें। तो आप देख रहे हैं कि दिया क्या है, दिया है गाड़ी का वेग। अच्छा देखो, गाड़ी जैसे कि गाड़ी चल रही है तो गाड़ी का एक पहिया इस पटरी पे है और एक पहिया जो है इस पटरी पे है, ठीक है। तो इसके बीच का जो ये जोड़ने वाली जो होती है इसे बोलते हैं धुरी। तो एक तरह से ये जो पटरियों के बीच की जो दूरी है यही क्या हो जाएगी, धुरी की लंबाई। और ये धुरी जो है यही चालक की तरह व्यवहार करेगी। ये जो धुरी है यही धुरी चालक की तरह व्यवहार करेगी, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या क्या दिया है। एक तो गाड़ी की चाल दे रखी है, गाड़ी की चाल मतलब धुरी की चाल, धुरी की चाल मतलब चालक की चाल। तो b बराबर हमारा हो गया 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इस किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो ये हमारा आ जाता है 50 मीटर प्रति सेकंड। अब पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक दे रखा, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक दे रखा, मतलब ये चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है 0.2 इंटू 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। अब इन्होंने पटरियों के बीच की दूरी जो बताई थी वो 1 मीटर बताई थी, लेकिन हमें मालूम है कि पटरियों के बीच की जितनी दूरी है उतनी लंबाई जो है धुरी की होगी, यानी कि चालक की लंबाई भी हमारी क्या होगी, 1 मीटर। तो हमने क्या करा, r बराबर 1 मीटर कोई मान लिया कि चालक की लंबाई कितनी है, l, ठीक है। तो इस डेरिवेशन में आपने पढ़ा था कि प्रेरित विद्युत वाहक बल B बराबर होता है BBL, जहाँ B चुंबकीय क्षेत्र होता है, B वेग होता है चालक का, L लंबाई होती है। और अभी हमने आपको समझाया था कि जो मिलीमीटर होता है ये वोल्टेज नापता है, ठीक है। तो यानी कि इन पटरियों के बीच कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ वही ये वोल्ट मीटर नापेगा। तो मिली वोल्ट मीटर का जो पाठ्यांक है वो क्या हो जाएगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल। प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र होता है BBL। अब B मालूम है आपको 0.2 इंटू 10⁻⁴, तो 0.2 इंटू 10⁻⁴ लिख दिया। B वेग आपको मालूम है 50 मीटर प्रति सेकंड, तो 50 मीटर प्रति सेकंड लिख दिया। और L लंबाई आपको मालूम थी यहाँ पे 1 मीटर, तो 1 लिख दी। जब हम इसे गुणा करते हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा 50 10 गुणा 10 100 और पॉइंट एक हल लगा देंगे तो केवल 10 रह जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 10.0, ठीक है बच्चों, 10.0 गुणे 10 की घात -4 वोल्ट, ठीक है। अब हम ये 10 हटा देते हैं, यहाँ केवल 1 लिखते हैं। यहाँ पे जो है हमने पॉइंट इधर बढ़ाया, आगे बढ़ाया, तो हम इसमें 1 जोड़ेंगे तो 10 की घात -3 बचेगा। तो ये 1 गुणे 10 की घात -3 वोल्ट आ गया। इसी को हम 1 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं। जब आप लोग इसका आंसर लिखोगे तो नीचे लिख दोगे अथा मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक 1 मिली वोल्ट होगा। लग गया, कुछ करना था ना, इसमें कोई कैलकुलेशन थी, बहुत आसान सा जो है न्यूमेरिकल था, 3 नंबर में था, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह से न्यूमेरिकल लगाने वाले बच्चे ही टॉप करते हैं, क्योंकि उसमें समय भी बचता है, नंबर भी ज़्यादा मिलते हैं। और थ्योरी वाले कहते हैं हम पूरा पेपर करके आए थे तब भी हमारा जो है नंबर कट गया, ठीक है। और न्यूमेरिकल लगाने वाले बच्चे जो है कम समय में पूरा पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं और उन्हें नंबर भी पूरे मिलते हैं। तो इसलिए न्यूमेरिकल लगाने की प्रैक्टिस अवश्य किया करो, ठीक है बच्चों। अगला प्रश्न है 4 गा, ठीक है। और इस प्रश्न को हल करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट अवश्य किया करें, क्योंकि यूट्यूब का एल्गोरिदम लाइक और कमेंट्स के आधार पर ही वीडियो को प्रमोट करता है, ठीक है। तो देखिए अगला प्रश्न जो 4 गा है, इसमें कह रहा है कि तरंगाग्र से क्या अभिप्राय है, हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको तरंगाग्र की परिभाषा बतानी पड़ेगी, फिर हम हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर
परावर्तन की व्याख्या करेंगे। तो उसके लिए देखिए तरंगाग्र की परिभाषा क्या है। आप लोगों को मालूम है कि तरंगाग्र एक काल्पनिक पृष्ठ होता है जिस पर माध्यम के सभी कण समान कला में होते हैं। तो ये तरंगाग्र की परिभाषा हो गई। ठीक है, ऐसा काल्पनिक पृष्ठ जिसके प्रत्येक कण जो है वो कंपन के दौरान समान कला में होता है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम परावर्तन की व्याख्या करेंगे। बच्चों, तरंगाग्र द्वारा परावर्तन की व्याख्या करने के लिए सबसे पहले आपको इस चित्र को समझना पड़ेगा। इसमें क्या है, इसमें हमारा एक पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है Z। ठीक है, इस पृष्ठ पर कोई प्रकाश आपतित हो रहा है। ये मैंने जो है उस प्रकाश की दो किरणें दिखाई हैं, 1 और 2, और इन किरणों पर हमने इस तरह इस बिंदु ए से एक लंब खींच लिया है। ये लंब जो है AB, ये हमारा तरंगाग्र प्रदर्शित कर रहा है। ये इन किरण 1 और 2 के बीच जो हमने ये दूरी दिखाई है AB, ये हमें क्या कर रही है, तरंगाग्र को प्रदर्शित कर रही है। इसे हम आपतित तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, इसे बच्चों क्या कहते हैं, आपतित तरंगाग्र। तो आप चाहे देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है AB क्या है, आपतित तरंगाग्र। ठीक है, अब होता क्या है कि जो है यहाँ से जो ये तरंगाग्र आपतित हो रहा है AB, इस AB का सबसे पहले पॉइंट A सतह पे गिरता है और इस सतह से जो है द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं। हाइगेन्स सिद्धांत के अनुसार इस बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलने लगती हैं जो सभी दिशाओं में चलती हैं। ठीक है, फिर इस A के बाद वाला पॉइंट यहाँ टकराएगा, फिर उसके बाद वाला पॉइंट यहाँ टकराएगा, फिर उसके बाद वाला पॉइंट यहाँ टकराएगा। मतलब A के ऊपर यहाँ इस पृष्ठ पे जितने भी बिंदु हैं वो सब लगातार आके क्या करेंगे, इस पृष्ठ पर टकराएंगे। सबसे बाद में ये बिंदु B जो है ये यहाँ पर आकर टकराएगा। हम इसे नाम देते हैं A'। ठीक है, अब क्या होगा, इस B को A' तक आने में कुछ समय लगेगा। हम मान लेते हैं वो समय कितना है, T। तो जितने समय में ये B जो है वो A' पे आता है, तो यहाँ A से जो द्वितीयक तरंगिकाएं निकलेंगी वो भी तो आगे बढ़ेंगी। ठीक है, तो वो कितना आगे बढ़ जाएंगी, हम मान लेते हैं वो कितने मान लेते हैं। हमें मालूम है कि यहाँ B से लेके A' तक कितना समय लगा, हमने माना था T। ठीक है, और जो प्रकाश का वेग है वो मान लेते कितना है, B। तो हमारा जो यहाँ से प्रकाश को B से A' तक आने में जो दूरी तय करते हैं वो दूरी क्या हो जाएगी, चाल गुणे समय। दूरी क्या होता है, चाल गुणे समय, या चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल हमने मान ली B, समय कितना है T। तो मतलब यहाँ से जो है ये जो B बिंदु है ये A' जो आएगा तो कितनी दूरी चलेगा, BT। अब यहाँ से A से भी क्या कर रही है, प्रकाश तरंगे निकल रही, ये भी आगे बढ़ेंगी, तो इन्हें भी T समय लगेगा। प्रकाश का वेग भी उतना है, तो यहाँ B से A' तक जितनी दूरी होगी उतनी ही दूरी A से B' तक हो जाएगी। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, प्रकार में ये जो B से A तक की दूरी, A' तक की दूरी है, इसे भर के एक चाप लगा देते हैं यहाँ, और इस A' से इस चाप पर एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं। तो जो ये A' B' हमारा बना है, ये हमारा एक नया तरंगाग्र बना है जिससे हम परावर्तित तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात, नहीं आई तो एक बार और समझो। क्या होता है कि एक परावर्तक पृष्ठ है Z' जिस पर एक तरंगाग्र तिरछा आपतित होता है। कौन सा तरंगाग्र आपतित हो रहा है, AB, इसे हम आपतित तरंगाग्र कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले बिंदु A टकराता है, इस बिंदु A से द्वितीयक तरंगिकाएं निकलती हैं जो सभी दिशाओं में जाती हैं। उसके बाद में सबसे लास्ट में बिंदु B जो है पृष्ठ पे टकराता है। जिस पृष्ठ पे टकराता है उसे हम नाम देते हैं A'। अब जितने समय में प्रकाश B से A' पे आता है इसको हम प्रकार में भर लेते हैं और A को केंद्र मान के वहीं पर एक चाप लगा देते हैं। ये चाप इस किरण 3 को जहाँ पे काटता है वो दूरी हमारी BA' के बराबर होती है, और इस बिंदु B' पे हम क्या करते हैं, एक स्पर्श रेखा खींच देते हैं।
ये जो हमारा स्पर्श रेखा खींचने पे जो बना है ए डैश बी डैश, ये हमारा परावर्तित तरंगाग्र हो जाता है। आया समझ में बच्चों कि नहीं आया? ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हमारा इसमें जो है कोण दे रखे, इन कोणों को कैसे ज्ञात करें। ठीक है, तो इनके ज्ञात करने के लिए आपको मालूम है कि जब ये हमारा बिंदु ए पे अविलंब है, ये हमारा क्या है, अविलंब, इस पर एक प्रकाश किरण आके गिरी तो ये जो कोण होता है ये होता है आपतन कोण, इसे कहते हैं आई। ठीक है, अब हमने आपको बताया था कि जो ए बी जो है ये किरण 1 और 2 पे लंब है, तो मतलब इस पे ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। तो हमारा ये तो कोण आई है। ठीक है, तो अब ये बचा कितना, 90 माइनस आई। तो जब ये 90 माइनस आई है तो ये तो पूरा कोण 90 है, और ये 90 माइनस आई है तो ये बचा हुआ कितना होगा, आई। तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये वाला कोण कितना हो जाएगा, आई। ठीक है, उसी प्रकार से आपको मालूम है जब प्रकाश किरण परावर्तित होती है तो ये कोण होता है आर। ठीक है, ये कोण आर होता है। ये हमने तुम्हें बताया था कि ये जो है लंब है। ठीक है, ये ए डैश बी डैश जो है किरण 3 पे भी लंब है और किरण 4 पे भी लंब है। तो जब 4 पे लंब है तो ये वाला पूरा कोण, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये कोण क्या हो जाएगा, 90। तो ये बीच में कितना बचेगा, 90 माइनस आर। ठीक है, तो जब ये, और ये तो लंब है ही, तो ये कोण तो 90 है, तो ये 90 माइनस आर है, तो ये कौन सा बचा, आर। ठीक है, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि ये जो कोण है यहाँ से यहाँ तक ये आई है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो कोण है ये आर है। इसका आगे यूज होगा। ठीक है, तो ये चित्र आपके लिए समझना बहुत आवश्यक है, और ये चित्र अच्छे से बना दोगे तो आपको अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे। ठीक है, आप लोग वीडियो को पॉज कर करके चाहें तो नोट्स भी बना लें, नोट्स बना लें, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ आपको कहीं मिलेगा नहीं। ठीक है, इतना अच्छा, इतना सही से डायग्राम बना हुआ मिलेगा नहीं। आप लोग सभी लोग नोट्स अवश्य बना लें। ठीक है, ये जो मैंने बाद में चित्र में घिचपिच कर दी, तो आप जब वीडियो शुरू करेंगे, जब ये शुरुआत में होगी तो उस समय आपको ये नई लाइनें दिखाई दे रही होंगी, तो आप थोड़ा पीछे बैक में जाके साफ सुथरा अच्छा सा चित्र बना लें। ठीक है, तो अब जो है हम देखते हैं इसमें थ्योरी में हम क्या लिखेंगे। जो हमने ये चित्र बनाया है पूरा इसी का डिस्क्रिप्शन, इसी का पूरा वर्णन हम थ्योरी में करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए देखिए पहले हम क्या लिखते हैं, पहले हम क्या लिखते हैं कि माना जड डैश एक परावर्तक पृष्ठ है। देखिए जड और जड डैश एक परावर्तक पृष्ठ हो गया। ठीक है, फिर इस पे हमने क्या लिखा है कि जो है जिस पर समतल तरंगाग्र ए बी आपतित होता है। तो आप देखिए एक समतल तरंगाग्र है, ए बी आपतित हो रहा है। फिर हमने लिखा है, क्या लिखा है कि सर्वप्रथम तरंगाग्र का बिंदु ए परावर्तक पृष्ठ को स्पर्श करता है। तो आप देख लीजिए सबसे पहले जो है कौन सा बिंदु आया, ए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखा है कि जैसे जैसे तरंगाग्र आगे बढ़ता है, तरंगाग्र के अन्य बिंदु भी परावर्तक पृष्ठ से टकराते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए आप, जब सबसे पहले ए टकराएगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद, और सबसे बाद में कौन टकराएगा, बी टकराएगा। ठीक है, फिर क्या लिखा है, और सबसे अंत में आपतित तरंगाग्र का बिंदु बी परावर्तक पृष्ठ से टकराता है। ये तो मैंने अभी आपको दिखाया था। अब हाइगेंस द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के अनुसार तरंगाग्र के प्रत्येक बिंदु से द्वितीयक तरंग उत्पन्न होती हैं। ठीक है, उत्पन्न होती हैं जो प्रकाश के वेग से सभी दिशाओं में आगे बढ़ती हैं। ये तो हमें तरंगाग्र हाइगेंस ने बताया था द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत में। ठीक है, अब देखिए जितने समय में तरंगाग्र का बिंदु बी ए डैश पर पहुंचता है, देखिए हम आपको जो है दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं कि ये जो बिंदु बी जो है ये कहाँ पहुंचता है, ए डैश पे पहुंचता है। ठीक है, जितने समय में, उतने ही समय में ए कहाँ ये जो ए से द्वितीयक तरंगिकाएं निकल रही वो कहाँ पहुंच जाती हैं, बी डैश पे। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ, क्या लिखा है, जितने समय में तरंगाग्र का बिंदु बी बिंदु ए डैश पे पहुंचता है, उतने ही समय में बिंदु ए से निकलने वाली द्वितीयक तरंगिकाएं बी डैश पर पहुंच जाती हैं। ठीक है, अब क्या है कि यदि प्रकाश का वेग b है तो t समय में तरंगों द्वारा चली गई दूरी, मतलब t जो प्रकाश, हम मान लेते हैं कि ये जो प्रकाश तरंगाग्र है ये b से a डैश तक जो है t समय में पहुंचता है।
ठीक है। और ये ए से जो है प्रकाश जो है बी डैश तक भी टी समय में पहुंचता है और वेग भी बराबर है, तो दूरियां क्या हो जाएंगी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो हमारा यदि हम क्या लिखें, यदि प्रकाश का वेग b है तो t समय में तरंगों द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगी, a b डैश a डैश b, और ये किसके बराबर हो जाएगी, bt। bt क्या है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। ठीक है। अब हम क्या करते, लिखा है हमने कि अब a को केंद्र मानकर a डैश b त्रिज्या का एक चाप लगाते हैं। केंद्र को a को हमने केंद्र मान लिया, ठीक है, a को हमने केंद्र मान लिया और बी ए डैश त्रिज्या का एक चाप लगाते हैं। ये हमने चाप लगा दिया, ठीक है, लगाते हैं, ठीक है। तथा ए डैश से चाप पर एक स्पर्शी खींचते हैं जिसे परावर्ती तरंगाग्र ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। अब इस चाप पर हम क्या करते हैं, एक स्पर्शी खींचते हैं। स्पर्शी खींचते हैं तो हमें परावर्ती तरंगाग्र ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। तो जो हमने इस चित्र में क्या है समझाया था वही तो सारा हमने थ्योरी लिखी है। तो अगर आप चित्र समझ गए तो थ्योरी भी आसानी से लिख लेंगे। ठीक है बच्चों। अब इसमें आगे हम क्या करते हैं, अब हम इसमें जो है यहां तक तो मैंने आपको समझा दिया तरंगाग्र कहते हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसमें थोड़ा गणितीय नियम लगाते हैं। हम इसमें निकालते हैं साइन आई। अब इसमें देखो ये वाला कोण आई है और साइन आई बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब हो जाएगा ए डैश बी बटे ए डैश, ये लंब हो जाएगा, बी ए डैश लंब हो गया और ए डैश कर्ण हो गया। तो हमने साइन आई बराबर लिख दिया बी ए डैश बटे ए डैश। फिर हम निकालते हैं साइन आर, ये वाला, ठीक है। साइन आर इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा जो है लंब हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा। तो बी डैश ए ये हमारा लंब हो जाएगा और ए डैश कर्ण। तो हमने साइन आर बराबर लिख दिया ए बी डैश बटे ए डैश। अब हम दोनों को भाग करते साइन आई बटे साइन आर, तो साइन आई का मान था बी ए डैश बटे ए डैश और साइन आर का मान था ए बी डैश बटे ए डैश। ए डैश कट जाएगा तो ये बचेगा बी ए डैश बटे ए बी डैश, साइन आई बटे साइन आर। अब आप पीछे यहाँ पे देख सकते हो हमने तुम्हें पहले से ही बता रखा था कि ए बी डैश बराबर ए डैश बी बराबर बी टी। तो हमने क्या कर इसका मान जो है दोनों तरफ रख दिया, बी ए डैश का मान भी बी टी रख दिया और ए बी डैश का मान भी बी टी रख दिया। बी टी कट गया तो साइन आई बटे साइन आर बराबर हो गया 1, तिरछी गुणा कर ली तो साइन आई बराबर हो गया साइन आर, यानी साइन हटा देंगे तो आई बराबर हो जाएगा आर। तो इसका मतलब आपतन कोण बराबर हो जाएगा परावर्तन कोण। तो यही जो है परावर्तन का दूसरा नियम था। जब हमने परावर्तन प्रकाश का परावर्तन पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था कि प्रकाश जितने कोण पर आपतित होता है उतने ही कोण पर परावर्तित भी होता है। इसे हम द्वितीय नियम का परावर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। तो भाई हमने लिखा है कि अतः यही परावर्तन का द्वितीय नियम है। अब आपने चित्र में हमने आपको पूरा चित्र समझा दिया। पूरा चित्र जब समझाया तो आप साफ साफ दिख ही रहे हो कि जो आपतित किरणें हैं, जो परावर्तित किरणें हैं और जो अभिलंब है ये सब एक ही तल पर है। ठीक है। तो जब ये एक ही तल पर है, यही तो पहला नियम था परावर्तन का। परावर्तन का पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु, परावर्तित किरण सब एक ही तल में होने चाहिए। तो इस चित्र से आपको सब दिख रहा है कि ये सारे के सारे क्या हैं, कागज के तल में हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि ए बी ए डैश बी डैश तथा जेड डैश एक ही तल में है, अतः इन पर खींचे गए अभिलंब भी एक ही तल में होंगे। अतः आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब भी एक ही तल में होंगे। यही परावर्तन का प्रथम नियम है। तो इस प्रकार से हमने हाइगेंस के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर दी। हमने यहाँ पर प्रकाश को तरंग मानकर तरंगाग्र के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की व्याख्या कर दी और इस तरह से जो है हाइगेंस सिद्धांत प्रकाश के परावर्तन का व्याख्या कर देता है। अगर आप लोगों को समझ में आया हो तो लाइक करें, ठीक है, कमेंट करें और जो है फिर भी अगर ना समझ में आया हो, कोई मन में डाउट रह गया हो तो प्रश्न पूछ लीजिए। हम जो है वीडियो के माध्यम से आपके प्रश्न का आंसर अवश्य देंगे। ठीक है बच्चों। अब अगला जो प्रश्न है हमारा
अगला प्रश्न है कि चार घा में कह रहा पीएन संधि डायोड का अग्र अभिनत में प्रतिरोध 25 ओम है। अग्र अभिनति वोल्टेज में कितना परिवर्तन किया जाए कि धारा में 2 मिली एम्पियर का परिवर्तन हो जाए। ये जो इस टाइप का न्यूमेरिकल है ये आ भी जाता है और ये फ्री के नंबर हैं बिल्कुल। ये 3 नंबर तुम्हें 2 लाइनें लिखने के मिलते हैं बच्चों, ठीक है। इतने आसान होते हैं ये न्यूमेरिकल, ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है ये पीएन डायोड उनके लिए लगेगा कि पता नहीं क्या बला है, कहाँ से अग्र अभिनत आ गया और कहाँ से जो है वोल्ट मीटर में परिवर्तन और आ गया। और लेकिन ये बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, ये बिल्कुल फ्री के 3 नंबर मिलते हैं इसमें। कहता है फ्री के नंबर हैं 3 नंबर 2 मिनट में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें कह रहा कि जो फॉरवर्ड वाइज में अग्र अभिनत को फॉरवर्ड वाइज बोलते हैं, ठीक है। तो फॉरवर्ड वाइज में प्रतिरोध ये दिया है, ठीक है। ये हमें दे रखा R बराबर 25 ओम। कह रहा कि वोल्टेज में कितना परिवर्तन किया जाए, मतलब डेल्टा बी हमें निकालना है। जबकि कह रहा है कि धारा में जो परिवर्तन है डेल्टा आई इन्होंने दे रखा है 2 मिली एम्पियर। तो आपको मालूम है ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, इसमें वैसे ओम का नियम लगता नहीं है, तो इसीलिए हमने डेल्टा बी और डेल्टा आई बी बटे, वैसे ओम का नियम क्या होता है बी बराबर आई आर या आर बराबर बी बटे आई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ओम का नियम लगता नहीं, तो हम जो है इसे चेंज लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, परीक्षा सर पे है, क्लास में जो है पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो आप सीधे सीधे आपको मालूम है कि सूत्र होता आर बराबर डेल्टा बी बटे डेल्टा आई, ठीक है। हमें निकालना है डेल्टा बी मतलब विभवांतर में परिवर्तन, तो ये हो जाएगा आर गुणे डेल्टा आई। तो आर का मान हमारा है 25 और गुणे आई का मान है 2, ठीक है। और इस मिली एम्पियर को हम क्या करते हैं एम्पियर में कन्वर्ट करते हैं, तो -3 एम्पियर, तो 2 गुणे 10 की घात -3, ठीक है। तो हमारा जो है ये हो जाएगा 25 गुना 50 गुणे 10 की घात -3 वोल्ट। यानी कि विभवांतर में हमें कितना परिवर्तन करना होगा 50 गुणे 10 की घात -3 वोल्ट, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 50 मिली वोल्ट, ठीक है। ये हमारा इसमें आंसर हो जाएगा। देखिए कितना छोटा सा न्यूमेरिकल था और आपको कितने नंबर दे रहा था 3 नंबर। इसमें क्या करना है हमें, है बिल्कुल फ्री के नंबर की नहीं है इसमें ये, क्यों बच्चों, ठीक है। ये जो है आपको फॉर्मूला आता ही होगा कि आप प्रतिरोध बराबर विभवांतर में परिवर्तन बटे धारा में परिवर्तन। वैसे आपने पढ़ा होगा विभवांतर बटे धारा, लेकिन ये डायोड के लिए है तो विभवांतर में परिवर्तन बटे धारा में परिवर्तन। और यहाँ पे जो है डेल्टा बी बराबर आर गुणा डेल्टा आई, आर का मान रखा डेल्टा आई का मान रखा, झट से निकाल दिया। 2 मिनट लगे, और 2 मिनट इतना तो इससे ज़्यादा समय तो ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल में लग जाता है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि न्यूमेरिकल पे भी ध्यान दिया करो। बच्चे वही टॉप करते हैं जो एग्जाम में न्यूमेरिकल हल करके आते हैं, क्योंकि एग्जाम में न्यूमेरिकल हल करने वाले बच्चे कम समय में पेपर को कर देते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बाटहीन धारा से क्या अभिप्राय है, ठीक है। कह रहा 50 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के एसी मेन से जोड़ा गया है। परिपथ का प्रतिघात तथा प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत छोटा सा और बहुत ही अच्छा सा आसान सा प्रश्न है, 3 नंबर फ्री में मिलेंगे इसमें भी। पहले तो बाटहीन धारा पढ़ी होगी आप लोगों ने एग्जाम में। क्या होती है बाटहीन धारा, वो जब किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में धारा प्रवाहित होने के दौरान शक्ति क्षय नहीं होता है तो उसे बाटहीन धारा कहते हैं। हाँ, क्या लिखोगे परिभाषा कि अगर किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने के दौरान शक्ति क्षय नहीं होता है तो उस प्रत्यावर्ती धारा को बाटहीन धारा कहते हैं। जो मैंने बोला वही लिख लो, ठीक है। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो देखो मैंने आपके लिए लिखा है, आप उसे देख लीजिए। देखो बच्चों अभी जो हमने आपको परिभाषा बताई थी, अगर वो नहीं आपको अच्छी लग रही तो जो मैंने आपके लिए लिखा है आप उसे देख लीजिए, ठीक है। ये हमारा जो प्रश्न है ये कौन सा है, ये है 4 ला, और इस 4 ला में जो है बाटहीन धारा की परिभाषा पूछ रहा है। तो क्या लिखते हैं, जब किसी प्रत्यावर्ती
धारा परिपथ में शक्ति क्षय शून्य है तो उस परिपथ में बहने वाली धारा को बाढ़हीन धारा कहते हैं। कितनी छोटी सी परिभाषा है। ठीक है। इस न्यूमेरिकल में जो आपको दिया हुआ है बच्चों, ये जो है न्यूमेरिकल देखिए आपको क्या दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि 50 माइक्रोफैरेड का एक संधारित्र 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज के एसी स्रोत से जोड़ा गया है। मतलब हमें दे रखा है संधारित्र की धारिता, हमें क्या दिया है, हमें दिया है संधारित्र की धारिता 50 माइक्रोफैरेड। इस 50 माइक्रोफैरेड को फैरेड में बदलेंगे तो 10 की घात -6 फैरेड हो जाएगा। ठीक है। फिर कह रहा है कि संधारित्र 220 वोल्ट के सोर्स से जुड़ा है, तो ये बी है और यही हमारा BRMS भी कहलाता है, जो मेन में सप्लाई आती है 220 वोल्ट। ठीक है। और फिर कह रहा है कि 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है, 50 हर्ट्ज। ठीक है। हमसे कह रहा है कि आप ज्ञात कीजिए प्रतिघात मतलब XC, और साथ ही साथ कह रहा है कि धारा का वर्ग माध्य मूल मान ज्ञात कीजिए मतलब IRMS। धारा का वर्ग माध्य मूल मान इसी से दिखाया जाता है IRMS। तो IRMS बराबर ये भी हमें निकालना। तो कितना आसान न्यूमेरिकल है। अब आप लोगों को सभी ने पढ़ाया होगा, बहुत आपने खुद भी पढ़ा होगा कि XC बराबर होता है 1/ωc। अब आपको मालूम है ओमेगा का मान होता है 2πf × C। ठीक है बच्चों। तो XC बराबर आपका क्या हो जाएगा 1/2πfc। अब आपको निकाल, अब हम यहाँ पे जो है इसका मान रख देते हैं 1/2। पाई का मान कितना आएगा 3.14। ठीक है। गुणे F कितना दे रखा 50, और C का मान कितना दे रखा है 50 गुणे 10 की घात -6। बस आपको क्या करना है, इसे हल करना है। अब आप बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं तो इसे हल करना तो आपको आना चाहिए। ठीक है। तो इसे हल करने के आप जो है इसका आंसर लिख लेंगे। हम आपको बता देते हैं कि इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 212.3। ठीक है बच्चों। ठीक है। अब हम इससे कह रहा IRMS निकालो। तो ठीक है, IRMS निकालने क्या है, सीधा सा फॉर्मूला होता है कि आपका जो XC होता है ये होता है BRMS बटे IRMS। भाई ओम का नियम R बराबर क्या होता है B/I, लेकिन यहाँ प्रत्यावर्ती धारा है तो प्रत्यावर्ती धारा में R की जगह प्रतिघात ले लेता है, तो XC लिख लिया, B की जगह BRMS ले लेता, I की जगह IRMS ले लेता है। नियम ओम का ही है। ठीक है। लेकिन ये प्रत्यावर्ती धारा के लिए लग रहा है तो B की जगह BRMS, I की जगह IRMS, और प्रतिरोध की जगह हमारे क्या आ जाता है प्रतिघात आ जाता। ठीक है। तो यहाँ आपको मालूम है कि IRMS क्या हो जाएगा, IRMS हो जाएगा BRMS बटे XC। BRMS का मान आपको मालूम है कितना है, हमने ऊपरी आपको बता दिया था BRMS का मान 220। तो ये 220 बटे XC कितना है हमारा, XC हमारा हमने अभी निकाला था 212.3। अब आप जो है 220 को 212.3 से भाग करिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ये आंसर आएगा आपका 1.04 एम्पियर। ये आंसर मैं जो है अनसॉल्व से देख के लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग जो है इसे हल कर लीजिएगा। हमने अनसॉल्व से आंसर देख के लिखा है 1.04 एम्पियर। आप इसे हल करिएगा और हल करने पर जो आंसर आएगा वही यहाँ लिखना। अनसॉल्व वाला कॉपी मत कर देना। मैंने अनसॉल्व देख के लिखा है, लेकिन आप अनसॉल्व देख के बिल्कुल मत लिखिएगा। आप इसे भाग करिएगा, 220 को 212.3 से भाग करिएगा और फिर लिखिएगा। हम इसलिए नहीं हल कर रहे हैं कि लॉन्ग ना हो। ठीक है। जल्दी जल्दी हमारे सारे क्वेश्चन हो जाएं। ठीक है बच्चों। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बच्चों अगला प्रश्न है हमारा 5 का में कह रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं क्रिया विधि लिखिए। ठीक है। तो बच्चों आप वीडियो को पॉज कर करके जो है नोट कर लिया करो। आपको इतना अच्छा लिखा हुआ कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है। तो हमारा जो प्रश्न 5 क्या था कि प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत एवं क्रिया विधि लिखिए। तो सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता क्या है। तो इसमें क्या लिखा है हमने कि
यह एक ऐसी मशीन है जिसके द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करने के लिए प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे ही दिष्ट धारा को उत्पन्न करने के लिए दिष्ट धारा जनित्र का प्रयोग किया जाता है, इसे डायनोमो भी बोलते हैं। ठीक है, अब प्रश्न में सिद्धांत पूछा गया। सिद्धांत क्या होता है कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में तेजी से घुमाते हैं तो उसमें से गुजरने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में लगातार परिवर्तन होता रहता है, जिसके कारण कुंडली में वैद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। कुंडली को घुमाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य वैद्युत ऊर्जा में बदल जाता है। तो ये सिद्धांत हो गया। ठीक है, अब इसकी क्रियाविधि पूछी है कि, लेकिन क्रियाविधि बताने से पहले इसका आपको रचना बताना पड़ेगा। बिना आप इसकी रचना को बताए क्रियाविधि नहीं बता सकते हैं। तो रचना में हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसके चित्र को समझते हैं। ठीक है, चित्र में क्या है इसमें सबसे बड़ी बात सबसे बड़ी बात है कि एक शक्तिशाली चुंबक होता है। जो चित्र में आप देख रहे हैं, ये चुंबक मैंने इस तरह से बनाया, ये चुंबक का नॉर्थ पोल है और ये चुंबक का साउथ पोल है। ठीक है, दूसरा इसका मुख्य भाग होता है आर्मेचर। ठीक है, आर्मेचर एक कुंडली होती है। ये जैसे मैंने कुंडली एक बनाई है ABCD। ठीक है, तो ये एक कुंडली हो गई, इसी कुंडली को मैं आर्मेचर बोलता हूँ या बोला जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखते हैं इस कुंडली के सिरों से दो छल्ले जुड़े हैं। एक छल्ला ये मैंने बनाया है और एक छल्ला ये बनाया है। इन छल्लों को हम सर्पी वलय कहते हैं और इन छल्लों से कार्बन के बने हुए ब्रूस जुड़े होते हैं। ये हमने ब्रूस बना दिए, ये एक्स ब्रूस है और ये वाई ब्रूस है। तो इस तरह से ये इसका क्या हो जाता है, ये संरचना हो जाती है। बिना इसकी संरचना को बनाए हुए आप क्रियाविधि नहीं बता सकते हैं। ठीक है, तो हमने संरचना में देखो क्या लिखा, हाँ, और एक ये बाह्य परिपथ में हम एक बल्ब लगा देते हैं। ये हमारा बल्ब है जो जलेगा धारा जनित्र से के काम करने पर। तो सबसे पहले तो क्षेत्र चुंबक, ये क्या होता है, एक शक्तिशाली चुंबक होता है NS। ठीक है, आर्मेचर मैं बता चुका हूँ, तांबे की एक कुंडली होती है ABCD। ठीक है, सर्पी वलय जो आपको मालूम है, जो आर्मेचर होते हैं, आर्मेचर के सिरे पर दो छल्ले लगे होते हैं, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं। एक छल्ला ये है, एक छल्ला ये है। इन छल्लों को ही सर्पी वलय कहते हैं और इन सर्पी वलय से हमारे दो ब्रूस जुड़े होते हैं, एक्स और वाई। ये मैंने ब्रूस भी बना दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो ये क्रियाविधि हो गई, सॉरी ये इसकी रचना हो गई। अब क्रियाविधि समझिए। ठीक है, चित्र से ही क्रियाविधि समझ सकते हैं। तो चित्र से जब क्रियाविधि समझते हैं तो यहाँ पे बच्चों आप लोग बहुत खास ध्यान रखना है कि ये जो कुंडली है ये कैसी घूम रही है। ठीक है, ये कुंडली जो है आप अगर देखें तो ये इस तरह से घूम रही है, जैसे घड़ी की सुई की दिशाएं घूमती हैं। जैसे घड़ी की सुई घूमती जिस दिशा में, तो इसे क्लॉक वाइज कहते हैं। मतलब ये जो कुंडली है ABCD ये क्लॉक वाइज घूम रही है। ठीक है, तो जब कुंडली क्लॉक वाइज घूमती है तो जो है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार जो धारा है वो इसी दिशा में, जो हमने दिशा दिखाई है, ये धारा इधर गई, फिर ये इधर आई, फिर ये इधर आई, फिर ये इधर आई, फिर ये जो है इधर आते आते ये एक्स पे आ गई, फिर एक्स से बाहर निकली, एक्स से बाहर निकल के ये वाई पे पहुंची, वाई से फिर ये कुंडली के अंदर। तो इस तरह से ये धारा दिखाई जाएगी। कब, जब ये जो है क्लॉक वाइज घूमता है। ठीक है, अब जब ये क्लॉक वाइज घूमता है तो ये जो कुंडली की भुजा AB है ये पहले ऊपर आती है और फिर ऊर्ध्वाधर हो जाती है। ठीक है, और फिर ये नीचे जाने लगती है। तो जब पहले आधे चक्कर में या पहले जब ये कुंडली ऊपर आ रही होती है, मतलब जब ये कुंडली की भुजा AB ऊपर आ रही होती है तो धारा जो है वो इस दिशा में बहती है, जो कि चित्र में आपको दिखाई गई है। लेकिन क्या होता है कि जब ये कुंडली बिल्कुल ऊर्ध्वाधर हो जाती है, ऊर्ध्वाधर होने के बाद जैसे कि हम आपको अगर दिखाएं, जैसे मान लीजिए कि ये मेरा हाथ जो है, ये मेरा हाथ जो है ये कुंडली है, तो ये कुंडली इस तरह से है पहले। ठीक है, तो पहले ये भुजा AB है, इस वाली उंगली को हम AB मान लेते। तो जब ये ऊपर आती है क्लॉक वाइज घूम के, देखो क्लॉक वाइज घूम रही है, तो क्या होता है कि दिशा, धारा की दिशा इसी तरह से होती है जो चित्र में दिखाई गई है। और फिर क्या होता है, जब इसके आगे से और घुमाया जाता है तो अब ये हमारी जो भुजा AB थी, ये वाली उंगली ये नीचे जाने लगी, तो नीचे जाने लगती है तो ये धारा की दिशा उल्टी हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि जब कुंडली को
क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो भुजा ए बी ऊपर आती है और धारा इसी दिशा में प्रवाहित होती है, जो कि चित्र में आप देख रहे हो। लेकिन अब जब ये भुजा नीचे जाने लगती है, ठीक है, तो ये धारा की दिशा उल्टी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो धारा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है, इसमें पहले 90 कोण तक तो धारा एक दिशा में होती है, फिर अगले 90 में विपरीत दिशा में हो जाती है, फिर उसके बाद उसी दिशा में आ जाती है, फिर विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होने लगती है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, जिससे कि हमारी प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो जाती है। अब इसकी क्रियाविधि लिखेंगे कैसे, उसे देखिए। देखो तो बच्चों, देखो अब हमने क्रियाविधि में क्या लिखा है कि जब आर्मेचर कुंडली ABCD घूमती है तो कुंडली में से होकर जाने वाली फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है। ये तो मैं पहले ही बता चुका था जब मैंने इसका सिद्धांत बताया था। अतः कुंडली में धारा प्रेरित होती है। ठीक है, अब माना कुंडली दक्षिणावर्त घूम रही, मतलब क्लॉकवाइज घूम रही है। कुंडली कैसे घूम रही बच्चों? क्लॉकवाइज घूम रही है। ठीक है, क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है तथा कुंडली की भुजा ए भी ऊपर आ रही है। पहले ये वाली भुजा जो है कुंडली की, ये वाली भुजा ऊपर आ रही है। ठीक है, तो ऊपर जब आती है तो क्या होता है, तथा CD नीचे जा रही है। ए भी ऊपर आ रही है और CD नीचे जा रही है। मतलब जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो जैसे मान लो ये कुंडली है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा जो है वो ऊपर आ रही है, तो ये वाली नीचे जाएगी इस तरह से। ठीक है, कुंडली इस तरह से घूमेगी। ठीक है, अब जो है क्या कह रहा है कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इन भुजाओं में प्रेरित धारा की दिशा वही है जो चित्र में दिखाई गई है। मतलब जब कुंडली AB ऊपर आती है और CD नीचे जाती है तो धारा की दिशा वही होती है जो हमने चित्र में दिखाई है। धारा कहाँ से शुरू हुई है? धारा X से शुरू हुई है। X से शुरू होने के बाद कहाँ गई है? Y पे गई है। Y से फिर A पे गई है। A से B गई है। B से C गई है। C से D गई है। D से फिर जो है ये जो है सीधे सीधे कहाँ आ गई? X में आ गई। ठीक है, तो इस तरह से धारा प्रवाहित होती है। कब? जब ये AB भुजा ऊपर जाती है और CD भुजा नीचे जाती है। इस बात का बच्चों आप विशेष ख्याल रखिएगा। इस दौरान जो ये परिपथ है, ये बाहर जो परिपथ है, इस परिपथ में जो धारा की दिशा होती है ब्रुश X से ब्रुश Y की तरफ होती है और ये बल्ब हमारा जलने लगता है। ये जो बल्ब आपको लगा हुआ दिख रहा है, ये बल्ब हमारा जलने लगता है क्योंकि धारा X से किधर जा रही है? Y की तरफ जा रही है। आप लोग इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कुछ बच्चे क्या कर देते हैं, इस कुंडली को घुमाने की दिशा चेंज कर देते हैं और धारा की दिशा इसी का तरह रखते हैं। ठीक है, ये चिन्ह जो है, ये जो कुंडली एंटी क्लॉकवाइज घुमा देते हैं और धारा जो है वो यही रखते हैं, तो ये गड़बड़ हो जाता है। ये फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का पालन नहीं होता है। तो इस बात का चित्र बनाते समय आप लोग विशेष ख्याल रखिएगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि प्रेरित धारा जो चित्र में दिखाई गई है। ठीक है, अतः धारा ब्रुश X से बाहर जा रही है। हमने तुम्हें बताया था X से बाहर जा रही है तथा Y पर वापस आ रही है। जैसे ही कुंडली अपनी ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरती है, मतलब ऊर्ध्वाधर स्थिति मतलब इस तरह से खड़ी है। ठीक है, खड़े होने के बाद अब ये और जब घूमती है तो ये वाली भुजा जो AB थी वो नीचे जाने लगती है। ठीक है, तो भुजा AB नीचे की ओर जाने लगती है तथा CD ऊपर आने लगती है। अतः अब धारा ब्रुश Y से बाहर जाएगी तथा X पर वापस आएगी। इस प्रकार आधे चक्र के बाद बाह्य परिपथ में धारा की दिशा बदल जाएगी, अतः परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा प्रत्यावर्ती धारा जनित प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न कर देता है। बच्चों अभी हमने जब ये क्वेश्चन 5 का किया था तो मैं आपको संरचना दिखाना भूल गया था, तो आप देख लीजिए और इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, आप जो है इसको नोट कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा।